आप सबको जोहार। और आज है तारीख 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहां पर हजारीबाग जिला अंतर्गत गौरहर थाना क्षेत्र के ग्राम जलहिया तुइयो वन क्षेत्र में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और यहाँ पर मृतक की पहचान ग्राम बंडा सिंघा बिजली कुदर निवासी त्रिवेणी राणा, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। और यहाँ पर त्रिवेणी राणा की हत्या उसके गले में गमछा से फांसी लगाने के बाद एक पेड़ में दोनों टांगों को फंसाकर खींचकर कर दिया गया है। और इस घटना की जानकारी तब मिली जब गुरुवार की सुबह खलियान की ओर जा रहे लोगों की नज़र पड़ने के बाद गांव में खबर जो है वो आग की तरफ फैल गई। और यहाँ पर मृतक के बेटे राजू राणा ने बताया कि उसके पिता बुधवार को कपका बाजार अपने कारपेंटर में उपयोग आने वाले औजार को धार करवाने गए हुए थे। रात को घर वापस नहीं लौटने पर उनकी काफ़ी खोजबीन की गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। और यहाँ पर मृतक के शव से कुछ दूरी पर उनकी चप्पल, थैला और औजार जो है वो पड़ा हुआ मिला। वहीं यहाँ पर इस घटना को लेकर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया है कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया यह हत्या का ही मामला लग रहा है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग उन्होंने भेज दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जो है उसको जारी रखेगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। विधानसभा में अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है और जिसमें ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और वहीं पर झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11,697.92 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। और इसमें सबसे अधिक जो है वो मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद ऊर्जा विभाग को 2,577.92 करोड़ रुपया दिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है बिजली बिल माफ़ी योजना, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार की बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त दी जा रही है। और 200 यूनिट तक बिजली की जो खपत है करने वालों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। और इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को इसका जो फ़ायदा है वो पहुंचाया जा रहा है। और मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब को देखते हुए अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या होने वाला है, उसको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर उसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा अगर 200 यूनिट से थोड़ा भी ऊपर चला जाता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा रियायत जो है वो सरकार देने वाली है। तो उन्हें यहाँ पर पहले की तरह ही सब्सिडी भी मिलती रहेगी, जहाँ पर 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना जो है वो शुरू की है। और हर महीने 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब इसकी राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद औत विधानसभा के पहले सत्र में हेमंत सोरेन की सरकार ने 11,697.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। और इसमें सबसे अधिक राशि का जो आवंटन है वो मैया सम्मान योजना के लिए किया गया है। और यहाँ पर 11,697.45 करोड़ रुपए में से मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और यहाँ पर सरकार ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। और यहाँ पर अनुपूरक बजट की कुल राशि में से 54.63% राशि का जो प्रावधान है वो समाज कल्याण विभाग के लिए
किया गया है। और यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को इसी विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है। और मैया सम्मान योजना की जो राशि है इसी महीने से 11,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। और यहाँ पर वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है वित्त मंत्री की तरफ से, जहाँ पर वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर दिया है। और इसमें यहाँ पर पूंजीगत खर्च के लिए सिर्फ 443.44 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। और शेष यहाँ पर 11,254.45 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व खर्च के लिए किया गया है। और यह अनुपूरक बजट का 96.21% है। और द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा राशि का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है। और बाकी किस विभाग को कितना जो आवंटन है वो मिला है उसकी पूरी लिस्ट डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को बांटा गया है और यहाँ पर किस विभाग को कितनी राशि जो है वो दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे जनजीवन में आने वाले कुछ महीनों या सालों के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इन सभी डिसीजंस की वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल की अध्यक्षता में वर्ष 2025 मौसम के लिए केंदू पत्ती का संग्रहण दर निर्धारण हेतु केंदू पत्ती सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को हुई। और वर्ष 2024 मौसम के लिए संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र में हुई बैठक में केंदू पत्ती के संग्रहण दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार को दिए गए परामर्श के बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। और यहाँ पर गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा केंदू पत्ती संग्रहण दर रियायती और वन भूमि से 1,750 रुपये प्रति मानक ब्यौरा स्वीकृत किया गया था। और बैठक में उपस्थित सदस्य फ्रांसिस हंसदा द्वारा संथाल परगना से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए पिछले साल की निर्धारित दर से बढ़ाकर 2,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव दिया गया। और ऐसे में समिति ने यहाँ पर वर्तमान में महंगाई दर में हुई वृद्धि और जनवरी 2025 में संभावित वृद्धि को आधार मानते हुए श्रमिकों के हित में 10% वृद्धि करने पर सहमति जताई है। और सर्वसम्मति से 1,925 रुपये प्रति मानक बोरा दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। और यहाँ पर एक मानक बोरा में 1,000 पोला यानी कि कुल 50,000 पत्ता रहता है। और एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन प्रत्येक प्राथमिक संग्रहणकर्ता 4 घंटे की मजदूरी करके लगभग 250 पोला केंदू की जो पत्ती है का यहाँ पर संग्रहण कर लेता है। तो प्रत्येक प्राथमिक संग्रहणकर्ता को 4 घंटे का काम करने पर लगभग 481.25 रुपये की मजदूरी जो है वो प्राप्त हो जाती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे में जब उसे इस काम से अच्छी आमदनी होगी तो यह काम पलायन रोकने में भी काफ़ी सहायक साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में निजी कंपनियों में नौकरियों में 75% आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद विधानसभा परिसर में मंत्रियों और विधायकों से सवाल पूछे गए। और यहां पर मंत्रियों ने सीधे तौर पर कोई भी जवाब दिया नहीं और उन्होंने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय जो है वो लेगी। वहीं यहाँ पर JLKM के विधायक जयराम महतो ने कहा है कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जिनकी ज़मीनें गई हैं नौकरी भी उनको ही मिलना चाहिए। 75% तो क्या, अगर सरकार 100% आरक्षण देने का कानून बनाती है तो वह सरकार के साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि हम न्यायाधीश की समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी कानून बनते हैं वो जन भावनाओं के अनुरूप ही बनते हैं। अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कानून बनाती हैं तो यह जन भावना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद अगर ऐसा उनको महसूस हुआ तो यहाँ पर इस जजमेंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में सरकार अपील करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे झारखंडी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जहां पर मुख्यमंत्री ने कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों के वेतन भुगतान न किए जाने के संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर श्रम आयुक्त को निर्देश दिया है कि नियोजकों या फिर नियोक्ताओं को और मिडिलमैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करें। और इस आदेश के बाद श्रम आयुक्त ने नियोजकों या नियोक्ताओं और यहाँ पर मिडिलमैन के विरुद्ध हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। साथ ही साथ प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नियोजकों और नियोक्ताओं और साथ साथ मिडिलमैन द्वारा उक्त श्रमिकों को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत बिना प्रवासी मजदूर के रूप में निबंधन कराए एवं बगैर लाइसेंस प्राप्त किए धोखे एवं जालसाजी कर श्रमिकों को मध्य अफ्रीका स्थित कैमरून भेजा गया है, जो कि देखा जाए तो गैर कानूनी है। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो मुख्यमंत्री को विगत दिनों जानकारी मिली थी कि कैमरून में कार्यरत झारखंड के श्रमिकों की शिकायत प्राप्त हुई कि श्रमिक एमएस ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में कार्यरत हैं और इन सभी श्रमिकों का जो वेतन है वो 3 माह से लंबित है और वे भारत वापसी की भी मांग कर रहे हैं। और वही मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित यहाँ पर कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर श्रमायुक्त के दिशा निर्देश में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनियों से संपर्क किया और कंपनी ने बताया है कि श्रमिकों को $100 प्रति माह का भुगतान किया गया है और बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और यहाँ पर श्रमिकों ने भी इस भुगतान की पुष्टि जो है वो कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद आरपीएफ ने धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 से 39 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। और यहाँ पर आरपीएफ ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर जब्त 7020 मिलीलीटर शराब जो है वो उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया। और मंगलवार की देर रात आरपीएफ एएसआई सत्येंद्र बहादुर सिंह प्लेटफॉर्म गश्त लगा रहे थे और इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 5 के कलका छोर पर लावारिश अवस्था में एक नीले रंग का पिट्ठू बैग बरामद किया गया और यहाँ पर बैग से 39 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और इसमें हर बोतल की मात्रा 180 मिलीलीटर है। प्रत्येक का मूल्य 120 रुपये है। बैग कौन लेकर आया था, इसकी पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जब्त बोतल की कीमत 4680 रुपये बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र टुपरा रोड के समीप खाता संख्या 89 प्लॉट संख्या 3251 कुल रकबा 36 डिसिमिल जमीन में बुधवार को अंचल अधिकारी चास दिवाकर दुबे तथा पिंडरा जोरा पुलिस और अतिरिक्त महिला एवं पुरुष बल की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा दिलाया गया। वहीं पर प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त जमीन सुभद्रा चौधरी सत्यनारायण चौधरी बोकारो सेक्टर 3 द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्गेज लोन लिया गया था। सुभद्रा चौधरी द्वारा यहाँ पर लोन की राशि बैंक को नहीं देने पर डीआरटी द्वारा भारत सिंह चौधरी पिता तारापंद सिंह चौधरी ग्राम टुपरा को बेच दिया गया और उक्त जमीन पर दखल कब्जा दिलाने को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी चाससीओ दिवाकर दुबे तथा पिंडरा जोरा पुलिस व सशक्त महिला एवं पुरुष बल की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर जमीन पर कब्जा जो है वो दिलाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर गोविंदपुर जीटी रोड से अतिक्रमण लगभग हटाने के बाद बुधवार से गोविंदपुर सुभाष चौक से पूरब की ओर सर्विस लेन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने सड़क का जो निरीक्षण है वो किया। उन्होंने माडा मैदान के बाहर लगी दुकानों को भी अंदर लगाने की अपील की और उन्होंने कहा है कि माडा मैदान के बाहर किसी हाल में हटिया लगने नहीं दी जाएगी। सभी दुकानें माडा मैदान के अंदर शिफ्ट होंगी। सभी के लिए मैदान में जगह का प्रबंध जो है वो कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया है, परंतु यहाँ पर कुछ लोग अभी भी जीटी रोड की जमीन पर कब्जा रखे हुए हैं, उन्हें बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। अब प्रशासन की देखरेख में एनएचआई ने यहाँ पर काम जो है वो शुरू कर दिया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के कम से कम 10 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और यहाँ पर 12 से 15 दिसंबर तक किन किन जिलों में शीतलहर चलेगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा ही बताऊँगा। और साथ ही इस दौरान लोगों की बीमार पड़ने की भी संभावना है, तो उसी वजह से आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। वहीं यहाँ पर मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि राज्य के पश्चिमी भागों में और उत्तर पूर्वी के कुछ जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में अगले 4 दिन तक शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पर अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी पछुआ हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में मौसम जो है वो शुष्क रहा और यहाँ पर सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान गढ़वा में 5.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, इसके अलावा बोकारो और चाईबासा में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट जो है उसको दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्होंने कहा कि विभाग को सक्षम बनाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 286 एजीएम की नियुक्ति की जाएगी। वहीं यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चावल वितरण बढ़ाकर 7 किलो किया जाएगा। और मंत्री ने कहा है कि सोना सोबरन योजना के तहत गरीबों के बीच धोती, साड़ी और लुंगी वितरण में हुई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो।